Good morning, class 6. Today we are starting our English grammar chapter number 1. The name is the chapter is kinds of sentences. So let's start our chapter number 1, kinds of sentences. Look at, we use words at languages to express our thoughts whether in speech or in writing. अगर हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वर्ड्स में, तो वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग होगा वो सेंटेंस होगा. यूजली वी यूज दिस वर्ड्स इन ग्रुप. हाउएवर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विल नॉट ऑलवेज मेक सेंस. सभी वर्ड्स के ग्रुप का कोई सेंस नहीं होता, तो हम उनको सेंटेंस नहीं बोल सकते. जैसे आई एम गोइंग, दिस इज सेंसलेस सेंटेंस. बट इफ यू से that going, am I, that no sense of sentence. So that's it. The group of words that means the sense, this is the sentence. For example, boys, the match won the. Look at the sentence. क्या इस sentence का कोई sense होगा? नहीं. Boys, the match won the. You can't understand the sentence. But दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट मेक सेंस. अगर आप इसको रीड करते हो तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे. बट अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, द बॉयज वॉन द मैच, द सेंटेंस इज द राइट सेंटेंस. तो वही सेंटेंस प्रॉपर होगा जिसका कोई सेंस है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, बट जब तक उसका कोई सेंस नहीं है उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं हो सकता. लेट्स सी. However, we can recognize the same group of words so that it carries some meaning. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस हम उसी को बोल सकते हैं जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग हो या सेंस हो. नेक्स्ट, सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना होता है, तो ही वो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस माना जाएगा. तो ये डेफिनेशन आप देख लीजिए अच्छे से. क्या डेफिनेशन है? अगर आपको सेंटेंस की डेफिनेशन सीखनी है, देखिए आप. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस हम किसको कहेंगे? अ वर्ड्स के ग्रुप को, पर उसका कोई ना कोई सेंस होना चाहिए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हमको देखना है सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. First type, assertive sentences. Second type of sentence, imperative sentences. Third type of sentence, interrogative sentences. Fourth type of sentence, exclamatory sentences. Assertive sentence simply state something. Assertive sentences are also known as declarative sentence. Every assertive sentence ends with a full stop. For look at assertive sentence में, असर्टिव सेंटेंस में उसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल होता है. उसके लिए आपको इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. सिंपली आप उसको रीड करके और उसका मीनिंग इजीली आपको समझ में आ सकता है. एग्जाम्पल देख लीजिए आप. रवि हैज़ अ फाइन बुक. सिंपली आपको रीड करके इसका मीनिंग इजीली आपको समझ में आ जाएगा. उसके लिए आपको इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, यू आर अ गुड पर्सन. दैट इज़ ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. और सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का एक नेम और यहाँ पर शो किया हुआ है, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड असर्टिव सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड होगा. नेक्स्ट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यू नो अबाउट द क्वेश्चन सेंटेंस, कि जो सेंटेंस आपको आप अगर रीड करते हो उस सेंटेंस को और आपको लगता है कि उसमें कोई प्रश्न है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लुक एट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस. एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होगा किससे? हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. वेयर आर यू प्लेइंग? What are you doing? You know very well about the interrogative sentences. Now next type of the sentences, exclamatory sentences. Exclamatory sentences express strong or sudden feeling. Every exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Let's see exclamatory sentence.
You know very well that exclamatory sentences show that happiness, sadness, that feelings are shown in the exclamatory sentences and they are end with this mark. For example, hooray, we have won. अब ये एक्सक्लेमेशन के साथ आप इसको समझ सकते हो कि इसमें हैप्पीनेस की फीलिंग आप फील कर सकते हो. अलास, शी इज नो मोर. अलास वर्ड एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क दैट शो इट इज द सैडनेस. दैट्स इट. You know the Hello student, good morning. 6th class, welcome. आपके लिए ये न्यू टॉपिक है. वैसे आपने नोइंग आवर नंबर्स, इसमें आपको नंबर्स के बारे में जैसे होल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव, ये तो नहीं है आपके, सिर्फ नेचुरल होल नंबर. उसमें इसमें नंबर को कंपेयर करना, जैसे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, आगे और रोमन नंबर्स, डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको इसमें पढ़ने. जैसे रोमन नंबर आपने प्रीवियस 5th में पढ़े ही है. अब इसमें रोमन नंबर जैसे आपने 10 100 तक ही पढ़े होंगे, बट इसमें आपको 1000 तक आपके सिलेबस में है. सबसे पहले इसमें कंपेरिजन करना. कंपेयर कैसे करना है कि 2 नंबर्स का, कि कौन सा विच इज़ ग्रेटेस्ट नंबर. अब कंपेयर कैसे करना है, जैसे आपके प्लेस वैल्यू भी आपने लास्ट टाइम पढ़ रखी है 5th में. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस टाइप से प्लेसेस उसकी मतलब फिक्स नंबर्स की प्लेस देगी और उसी के अकॉर्डिंग हम उस नंबर को रीड करते हैं. उस नंबर को रीड किया जैसे 1000 500, इस टाइप से जैसे कोई भी नंबर होगा तो उसको आपको रीड करना है, प्लेस के अकॉर्डिंग ही रीड करना है. क्लियर. प्लेसेस तो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगी. सबसे फर्स्ट नंबर मतलब कंपेयर कैसे करना है वो देखना. कंपेयर, जैसे कोई भी नंबर ले लिया 5 3 7 8 और यहाँ है 2 5 3 6. इसे नंबर कंपेयर करना है. अगर आपको पता है डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है 5000 से, जिसे आपको प्लेस वैल्यू अगर पता है कि ये प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1000 से हो रहा है, 100 से हो रहा है, इस टाइप से अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट उसको कंपेयर कर सकते हो. अदरवाइज अगर जिसको नहीं पता है प्लेसेस वैल्यू, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू को पता होना चाहिए 1 10 इस टाइप से, और जो प्लेस नहीं हो तो क्या करना, 1 बाय 1 नंबर को इसको कंपेयर करना. सबसे फर्स्ट आप डायरेक्ट ट्रिक देख लो एक बार कि 1 10 लास्ट से पीछे से करना है 1 10 100,000 और यहाँ पर भी देना 1 10 100,000. इसका मीन सेम डिजिट है, 4 डिजिट है, सेम डिजिट है. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये 5000 और वो 2000, तो इसका मीन्स क्या, 5000 इज़ ग्रेटर. अगर आपको पूछे कि विच इज़ ग्रेटर नंबर, तो विच इज़ ग्रेटर में डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5378, और स्मॉलेस्ट पूछे तो आपको 2536 लिखना है. अब इसमें देखना, अब आपको बाई चांस में प्लेस वैल्यू नहीं पता तो इसमें क्या करोगे, सबसे फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना है. यहाँ से स्टार्टिंग से ये नंबर कंपेयर किया और इधर से ये नंबर कंपेयर किया. ये भी सेकंड मेथड है, मैंने डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू के थ्रू ही करना है. ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा आपको 1 बाय 1 नंबर कंपेयर करने में. अब इसमें देना 5 और 2, यहाँ 5 है और यहाँ 2. अब डायरेक्ट यही पता लग गया. अगर ये दोनों नंबर यहाँ पर जैसे यहाँ 5 है और वहाँ पर भी 5 होता तो नेक्स्ट नंबर को कंपेयर, मतलब जब तक हमें नंबर का कंपेयर मतलब कौन सा ग्रेटर है ये पता लगा तब तक हमें वो नंबर कंपेयर करना है. अब जैसे इसमें देखना 5 ग्रेटर देन 2, 5 क्या है 2 से ग्रेटर है, तो इसका मीन्स ये कोई डिजिट क्या ग्रेटर होगी. तो 5378 ये नंबर क्या हो गया ग्रेटर. तो इसमें डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 5370 इज़ ग्रेटर, या फिर ग्रेटर देगा साइन कर देना. ठीक है, ग्रेटर देन 2536. इस टाइप से आपको कंपेरिजन करना है. कैसे कंपेयर, और प्लेस वैल्यू से ही करना है, वो डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद इसमें अब ये ग्रेटर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर और स्मॉलर से असेंडिंग और डिसेंडिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग यू नो वेरी वेल. असेंडिंग डिसेंडिंग आपको मैं फिर से रिवाइज में बता देती हूँ. असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग का मीन्स होता है ग्रेटर टू स्मॉलर. मीन्स क्या कि असेंडिंग में ग्रेटर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, देन बिगर बिगर बिगर, और स्मॉलेस्ट, और डिसेंडिंग में क्या होगा बिगर देन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, इस टाइप से सॉन.
नेक्स्ट अब आपके इसके बेस पर आपकी एक्सरसाइज है 1.1। अब 1.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके कंपेयर द फॉलोइंग। अगर आपको जैसे बाय चांस कभी ये भी आ रहा है कि डिफरेंट डिजिट, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट ही हो और यहाँ पर जैसे 4 डिजिट है, तो आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि ऑब्वियस 4 डिजिट इज ग्रेटर, तो डायरेक्ट आपको कोई कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं देखनी, डायरेक्ट पता लग जाएगा। मगर जैसे नंबर्स जैसे डिजिट सेम हो फिर आपको अगर करनी हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपके एक्सरसाइज 1.1 ही देखना, ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है आपके, मतलब 5th में पढ़ा था वो कि वही आ गई है। जो कंपेयर द फॉलोइंग, तो ये डायरेक्ट आपको इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है। पता है ना आपको कि जैसे कोई भी ग्रेटर हो, जैसे 224 है और यहाँ पर 36 है, अब जैसे कौन सा ग्रेटर है 36, तो आपको साइन इस टाइप से करना है। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या है 24 इज लेस देन 36 या 36 ग्रेटर देन 24। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? इसमें आपको बीच में से साइन यूज़ करना है। सेकेंड क्वेश्चन या फिर आप लिख भी सकते हो कि इज ग्रेटर, पुट द साइन लेस देन और ग्रेटर देन। अब इसमें आपको साइन यूज़ करने हैं, वही लेस देन और ग्रेटर देंगे डायरेक्ट कॉमा में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर था अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वही असेंडिंग का मीन्स क्या होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर। फर्स्ट नंबर आपने स्मॉल एज ए एग्जाम्पल ये है, ये नंबर है। अब इन तीनों नंबर का हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना। असेंडिंग सबसे फर्स्ट देख लेना कि कोई डिफरेंट डिजिट, तो सबसे पहले डिजिट काउंट करना है कि डिजिट सेम है, अगर जो स्मॉलेस्ट होगी तो उसको आप पहले ही लिख देना। अभी क्या है 728 फर्स्ट, ये आपके तो 728 इस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या हो जाएगा 4000 ऑब्वियस छोटा होगा, ये इसके बाद आ जाएगा और ये फिर लास्ट में 5439। तो इस टाइप से ये असेंडिंग ऑर्डर आपको करना है। सेम एज डी डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में क्या करना है, जो भी ग्रेटर होगा उसको पहले आपको लिखना है। क्लियर? तो अब डिसेंडिंग ये आपके एक्सरसाइज की 1.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? अब जैसे है इसी के आगे नेक्स्ट देखना फॉर्मिंग नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट। अब आपको जैसे कोई भी नंबर बनता है तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का मीन्स जैसे 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, इस टाइप से इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, नंबर। और नंबर कैसे रीड करते हैं, वही प्लेस वैल्यू से। क्लियर? तो इन डिजिट को मिक्स करके आपको नंबर बनाना। अब नंबर जैसे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, अभी ये कितने डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो इस टाइप से आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस टाइप से आपको कोई भी नंबर फाइंड करना आप पूछे तो आपको वो लिखना है। अब जैसे आपको ये ध्यान रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, 1 डिजिट। जब 1 डिजिट भी होता है 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस टाइप से 1 डिजिट नंबर 1 में स्मॉलेस्ट भी आएगा और ग्रेटेस्ट भी आएगा। अब 1 डिजिट में क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 0 और ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ऐसे कंटिन्यू आपको नंबर आगे आगे 0 लगाते एक्सटेंड करने। जैसे आपके 1 डिजिट नंबर है, जैसे 1 डिजिट नंबर आपके यहाँ पर लिखना है आपको स्मॉलेस्ट। इसे आप एक टेबल बनाना नोटबुक में और यहाँ लिखोगे आप ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख देना। अब 1 डिजिट है यहाँ पर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट में क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपके 0 और यहाँ हो जाएगा 9। ऐसे ही अब आगे यहाँ पर 2 डिजिट लिखना, 2 डिजिट लिखना। अब यहाँ पर 2 डिजिट में डबल 0 यूज़ नहीं कर सकते हम, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ लिखना आपको 99। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 डिजिट, इस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिजिट 100 सबसे स्मॉल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेट है। इन सब नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर यूज़ हो रहे हैं, 0 to 9 के बीच में 1 2 3 4, इस टाइप से 10 के बीच 10 और 99 के बीच में भी लॉट ऑफ नंबर है। तो इस टाइप से इन सब के मतलब इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर 9 डिजिट तक आपको लास्ट नंबर लिखने हैं, ऐसे ही कंटिन्यू। क्लियर? 0 0 लगाए और यहाँ पर 9 एक 9 आप आगे एक्सटेंड करते रहना। ठीक है, अब इसमें इन डिजिट, अब ये डिजिट से आपको नंबर फॉर्म करना है। जैसे कौन सी भी स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, जैसे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो अब डिफरेंट डिजिट या तो सिर्फ ये बताया कि सिंपल स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है।
अब यहाँ पर जैसे आपको डिफरेंट डिजिट दे रखी है, जैसे 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 0 दे रखा है और 7। अब इसमें ये बताया, इसमें ये दे रखा है कि जैसे आपको डिफरेंट डिजिट दे रखी है, अब इससे आपको स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटर दोनों डिजिट बनानी है। अब ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगा, ग्रेटर में सबसे फर्स्ट ग्रेटर नंबर, अब ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 7, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पर आपको कोमा यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम नंबर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नंबर। क्या बना रहे हैं, नंबर। तो इसमें आपको जैसे इसमें कोमा दे रखा हो, डिजिट में तो कोमा, क्योंकि अलग अलग पर्टिकुलर है। अभी नंबर बनाएंगे 7, देन 5 ग्रेटेस्ट बन रहे हैं, देन 2 और 0। अब ये जैसे बोल दिया कि 4 डिजिट नंबर, अब 4 डिजिट में क्या हो रहा है 7520, ये नंबर हो गया, तो ये आ गया आपके ग्रेटेस्ट। अब वैसे ही आपको अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो स्मॉलेस्ट बनाना है, और स्मॉलेस्ट में क्या होगा, अब हमारे डिजिट है यहाँ पर 4 डिजिट, तो हमें 4 डिजिट नंबर ही यूज़ करना है। 4 डिजिट में मेरी बाई चांस यहाँ पर मैं आगे 0 कर देती हूँ, 0, फिर मैंने 2 देन 5 7। अब ये क्या होगा 0 2 5 7। अब यहाँ पर आपकी 3 डिजिट होगी, बिकॉज आप इसको रीड करो, इसको अब आप रीड करोगे तो क्या हो जाएगा 0,000, इस टाइप से तो हम नहीं बोल सकते, 257 ही बोलेंगे कि आगे अगर नंबर्स की 0 लग जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बट इसके यही 0 अगर डिजिट के पीछे लगता है तो इसकी बहुत वैल्यू होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे 0,000 नहीं बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा 257, और हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 0 को यूज़ तो करना है बट उसको सेकेंड प्लेस पे करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर, अब डायरेक्ट 0 के बाद उसके बाद का नंबर 1 तो है नहीं, अब जो नंबर है उसी को यूज़ करना है, 2 देन 0। अब 0 आपको सेकेंड पोजिशन पे लेना है, 5 और 7। तो ये आपके कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट, और ये वाला कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट। इस टाइप से इसमें आपके इसमें क्वेश्चन है 1.2 के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉपरली। और आपको मैं नेक्स्ट क्लास में 4 डिजिट मतलब रिपीट नंबर भी जैसे 3 डिजिट दे रखी होगी, तो आपको इसमें 4 डिजिट नंबर कैसे हम बनाएंगे, तो इस टाइप से आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब क्लास 6 में आ गए हो और सोशल साइंस आपके लिए थोड़ी नई सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सोशल और ईवीएस और साइंस जो पढ़ी थी दोनों के मिक्सअप चैप्टर थे, और यहाँ पर जो आ गई अब आपकी बिल्कुल डिफरेंट है सोशल साइंस। इसमें आपके 3 पार्ट आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। उसमें सबसे फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि आपने इसको कभी भी देखा नहीं है कि इसमें ऐसा क्या होता है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, बहुत इजी वे से पढ़ाऊंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्या दे रखा है। एक चैप्टर अगर आप अच्छे से समझोगे तो नेक्स्ट आपकी कंटिन्यू रहेगा कि हाँ मैम इसके बाद ये बताने वाला। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है कि आपको पीछे की जो चीज़ें होती हैं, हमारे पास्ट में क्या हुआ था वो हमको कुछ देखने को मिलता है, हम उससे बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सब हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको ये सब चीज़ें पता चलेगी क्या कब कैसे कहाँ पर हुआ था, और उसको हम साथ में लेकर हम हमारे प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर को भी कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का नाम ही आपकी दे रखा है व्हेन, वेयर एंड हाउ। मैंने आगे लिख दिया हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि आप वो पढ़ो, ये बात एक ही है, कब कहाँ और कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब फर्स्ट दे रखा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया आपके, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीन्स क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो अपने पेंसिल से यहाँ पर मार्क कर देना। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, यानी कि इतिहास क्या है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्या दे रखा है, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, यानी कि किसके बारे में दे रखा है, लोगों के बारे में, प्लेसेस स्थान के बारे में, इवेंट्स, इवेंट्स का मीन्स होता है घटनाएं, ऑफ द पास्ट अरेंज्ड यानी कि जो पहले बीत चुका है उसके बारे में, इन अ क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मीन्स होता है कालक्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, और क्रोनोलॉजिकल क्रम यानी कि पास्ट। इतिहास हमको क्या पता है, बताता है जैसे 1947 में कुछ हुआ था, उसके बाद 1948 में क्या हुआ, 1949 में क्या हुआ, इनके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। ऐसे नहीं, इसमें ऐसे नहीं बताते 1947 में हुआ फिर वापस 1951 का आ गया,
बीच में छोड़ते नहीं, इवेंट्स क्रम बाय क्रम चलते रहते, उसी को बोलते क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम के अनुसार, यानी कि इस ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, उसको किसके अकॉर्डिंग, पास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे पीछे इतिहास में हम, आप लोगों ने इंग्लिश में तो पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गया। तो यहाँ पर भी किसके बारे में बताएगा, जो बीत गया है, उन घटनाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन स्थानों के बारे में काल क्रम से जमा कर, अरेंज का मतलब क्या होता है, क्रम से जमा ना, उसको बताया गया। किसके अंदर बताया गया, हिस्ट्री के अंदर बताया गया। इट एक्सप्लेन्स व्हाट पीपल डिड एंड हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट। क्या दे रखा है, इट एक्सप्लेन, ये हमको बताता है तो पहले लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उन सब की जानकारी हमको देता था। इट ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्फॉर्म का मीन्स क्या होता है, बताना, अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीन्स होता है आर्थिक व्यवस्था, यानी कि लोग पहले किस प्रकार से बिजनेस करते थे, कैसे करते थे, क्या क्या उनके बिजनेस होते थे, वो सारी चीज़ें। ऑक्यूपेशन में भी वो आएगा, व्यवसाय क्या करते थे, यहाँ पर आप इसको आर्थिक स्थिति भी ले सकते हो। ऑक्यूपेशन का मीन्स बिजनेस, क्लॉथिंग, कपड़े किस प्रकार के पहनते थे, कैसे रहते थे वो, और ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खाने की कौन कौन सी चीज़ें वो खाते थे। ऑफ अवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मीन्स होता है पूर्वज। अब पास्ट के अंदर कौन आएंगे, हमारे पूर्वज आएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके घर में सुबह सुबह पूजा होती है, ये पूजा जो आपके है, पहले आपके परदादा भी करते थे, उसके बाद आपके दादा भी करते हैं, और अब आपके पापा भी करते हैं, यानी कि कंटिन्यू 3 स्टेज दे सकते हो। आपके परदादा ने की, दादा ने की, और उसके बाद अब आपके पापा भी कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया, यानी कि दादाजी ऐसा करते थे तो उनके पापा भी करते थे, और ऐसे क्या हो रहा है, क्रम चल रहा है। हम कैसे सीखे, क्योंकि पहले लोग उनको करते थे तो हम करते, और प्रोसेसिंग भी वही है कि जैसे वो करते थे वैसा का वैसा हम करते। तो हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमारा ये कौन बताता, हमारा पास्ट बताता है। अगर आपके दादाजी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करते कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, या फिर घर का ऐसा कोई अच्छा काम जो आपके यहाँ पर सदियों से होता आ रहा है कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो ये कौन बताता है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे, हम उस चीज़ को क्या करते, फॉलो करते, और हम सब करते। जैसे प्रणाम करने की अपनी आदत होती है, ये हमको अभी अभी नहीं पता चला है कि ये हमारी अभी की, कह सकते हैं कि अभी की जो जनरेशन है वो ही नहीं करती, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, तो हम भी उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमें हमारी पास्ट हिस्ट्री से पता चला है कि इतिहास में ऐसा होता था, तो हम भी उसको करते हैं, और उसको करने के अच्छे परिणाम भी हमको मिलते हैं। आप किसी को प्रणाम करते हो तो आपको क्या आशीर्वाद नहीं मिलता है, या फिर आपको कोई अभिशाप तक कोई नहीं देता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको जो बताती, ईटिंग हैबिट्स, क्लॉथ्स, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी, ये किससे चलता है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज से पता चलता है। और क्या पता चलता है कि पास्ट में ऐसा होता था तो हम भी उसको करते हैं, और जबकि अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट और अच्छा बना हुआ रहे। हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स इज हाउ द पास्ट इवेंट्स हैव अफेक्टेड अवर लाइव्स। देखो दे रखा है, हिस्ट्री हमको ये बताती है कि किस प्रकार से वह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इफ़ वी डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, टुडे इवेंट्स विल सीम लाइक डिसकनेक्टेड अकरेंस। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ़ वी डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज, एडिक्वेट का मीन्स होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना और इसका इंग्लिश मीनिंग लिख देना प्रॉपर, और हिंदी में लिखना हो तो व्यवस्थित। अगर हमको हमारे इतिहास का अगर अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, टुडे इवेंट्स, तो आज की जो घटना है, विल सिम लाइक डिसकनेक्टेड अकरेंस, तो वो हमें क्या लगती है, डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड मतलब बीच में से टूटे फूटे। अगर आपके पास्ट आपके पास व्यवस्थित पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी घटनाएं आपके पास अच्छे से है, तो आप उसको प्रेजेंट के साथ जोड़कर उसको और अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास्ट का आपके पास अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम हमारी अभी की जो घटना है उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, और ये क्या हो जाएगी, डिसकनेक्टेड अकरेंस, यानी कि उनके बीच में कोई भी जुड़ाव नहीं रहेगा, और हम आने वाले फ्यूचर को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट अर्लियर टाइम्स। अब आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, तो आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है, इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट अर्लियर टाइम्स। We learn how societies and culture have evolved over time. History is the study of human race from the earliest period of the present day. History explains us to understand change, how the society we live in came into being. History create an awareness of how the past affect our present. जितना मैंने समझा दिया वही दे रखा है। We learn how societies and culture, साथ ही साथ हमारा समाज कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी उस समय, कब जो बीत गया है, पीछे चला गया उसमें। साथ ही
हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट डे। मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बात समझाई, अगर हमको पास्ट का नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो हम उसको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री एक्सप्लेन अस टू अंडरस्टैंड चेंज। हिस्ट्री के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, यानी कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें। एंड हाउ द सोसाइटी वी लिव केम इन टू बींग। हिस्ट्री क्रिएट एन अवेयरनेस। अवेयरनेस का मीन्स क्या होता है, जागरूकता ऑफ हाउ द पास्ट अफेक्ट आवर प्रेजेंट। किस प्रकार वह हमारे प्रेजेंट को यानी कि अभी वर्तमान को प्रभावित करता है। अब देखो हिस्ट्री का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये देख लो। यहाँ पर डू यू नाउ दे रखा है, एक क्वेश्चन भी बनता है। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन। हेरोडोटस नाम का जो पर्सन पिक्चर दे रखी है आपको, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट हिस्टोरियन था और इसी ने ही इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कलेक्ट की थी। अब बात ये आती है कि हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। हर वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी आया होगा तो अब आप सोशल की बुक पढ़ोगे तो इसमें पर्टिकुलर कोई वर्ड आता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये वर्ड पहले कैसे था और कैसे आया है। तो उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरी। अंडरलाइन करना है इसको। हिस्ट्री जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है, कौन सा, हिस्टोरिया से। इट मीन्स नोइंग बाय द इंक्वायरी। इसका मतलब क्या होता है, नोइंग बाय द इंक्वायरी। इंक्वायरी का मीन्स क्या होता है, जानना, पूछताछ करना। द स्कॉलर्स हु हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। देखो क्या दे रखा है, स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब यहाँ पे होगा जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं अपने, उसके बारे में दे रखा है। वो क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरीज। जो अपनी स्टोरीज है, स्टोरीज का मतलब जो बीत जाता है वो क्या हो जाती है, अपने लिए कहानी बन जाती है। आपके घर पर आपके दादा दादी आपको कहानी सुनाते हैं तो कहानी किसकी सुनाते हैं, जो बीत गया उसी की कहानी सुनाते हैं, वही आपके लिए कहानी बन जाती है। तो यहाँ पर भी ये दे रखा है रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरीज, यानी कि उनमें जो चेंजेस करना होता है वो चेंजेस क्या अपने लिए क्या बन जाती है, स्टोरीज बन जाती है। देखो दे रखा है, द स्कॉलर्स हु हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। जिन्होंने हमारे पास्ट की जो कहानियाँ थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया है, उनको कुछ चेंजेस किया, उनको समझने में मदद की, उसको अपन क्या कहेंगे, हिस्टोरियन कहेंगे, और हिंदी में इसको कहेंगे इतिहासकार। हैव यू एवर प्लेड विद अ जिक्सा पजल। आप लोगों ने पहेली देखी है, पहेली में बॉक्सेस कैसे होते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में भी आती है और छोटे छोटे बच्चों के बुक्स में आती है अलग अलग प्रकार की। तो उसको अपन क्या करते हैं, बॉक्स को उनको फिलअप करते हैं, अप डाउन राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर भी वही दे रखा है। हैव यू एवर प्लेड विद अ जिक्सा पजल, द इवेंट्स ऑफ द पास्ट आर लाइक टेस्लेटिंग पीसेस ऑफ जिक्सा पजल। यानी कि पास्ट को, हिस्ट्री को हम कैसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में समझ सकते हैं। टेस्लिंग पीसेस ऑफ जिक्सा पजल, पजल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। वैसे भी हम यहाँ पर हिस्ट्री जो हमारा पास्ट है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उसको समझ सकते हैं। हिस्टोरियन सिस्टमेटिकली स्टडी द क्लूज एंड पुट टुगेदर द पीसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या दे रखा है, स्टडी द क्लूज। वो भी अपने को क्या कहते हैं, क्लूज देते हैं। जैसे आप लोग को पहेली दे रखी होती है, आप जब पजल्स फिल करते हो तो उसमें आपको एक क्लू दे रखा होता है, उस क्लू को देख के आपको फिल करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम क्लू देखकर हमारी हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। दस द रोल ऑफ हिस्टोरियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसलिए हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, हिस्टोरियंस, यानी कि जो इतिहासकार है, जिन लोगों ने इसके बारे में खोज की, उनकी इंपॉर्टेंस है। दे फर्स्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज, सॉर्ट देम, स्टडी देम, एनालिसिस देम एंड देन पुट देम टुगेदर टू राइट अबाउट द पास्ट। अब कोई भी चीज़, आप कोई भी काम करते हो घर पे, जैसे सिंपल सी बात है, आप खिलौने भी खेलते हो, या कह सकते हैं अपन एक मिट्टी का घर बनाते हैं। तो मिट्टी का घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, मिट्टी को कलेक्ट करते हो, उसमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, आपको पानी चाहिए और आपकी कोई क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, दे फर्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं इकट्ठी की, उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज चाहिए थे, सोर्ट देम, उनको क्रम से जमाया, स्टडी देम, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, एनालिसिस, फिर उसके बारे में और विश्लेषण किया, यानी कि और बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई, एंड देम पुट देम टुगेदर टू राइट अबाउट द पास्ट, और उन सबको मिलाकर फिर अपने पास्ट के बारे में उन्होंने लिखा कि हमारे पीछे इतिहास में क्या होता था और क्या नहीं होता था। अभी मैंने जो आपको बताया सिंपल से क्या बताया, हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई। हिस्ट्री का मीन्स आपको यही समझना है, इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट अर्लियर टाइम्स, यानी कि जो बीत गया है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को जितना भी मैंने पढ़ाया है एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जैसे लेसन पढ़ते जाओगे आपके लिए ईजी होता जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू क्लास 6। आज साइंस का मैं आपका साइंस का सब्जेक्ट लूँगी। लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो है वो कहाँ से आता है, मतलब फूड के जो सोर्सेज है इस लेसन में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे। उसका आज पार्ट 1 है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये लेसन फर्स्ट है आपके साइंस का, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको दिख रहा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, फूड वेराइटी इन इंडिया। इंडिया में फूड की कौन कौन सी वेराइटीज़ है। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड आ कहाँ से रहा है। एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कौन से पार्ट है जिनको हम खा सकते हैं और कौन से पार्ट है जिनको हम नहीं खा सकते। नॉन एडिबल नहीं खाने योग्य, एडिबल खाने वाले। एनिमल प्रोडक्ट्स और सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है जो हमारे फूड के रूप में काम में आती है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल और फूड चेन। इन सारे मेन पॉइंट्स है, टॉपिक है जिनको हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिएंट। फूड आपको पता ही है क्यों चाहिए हमको फूड, एनर्जी के लिए, ताकि हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर सकें। एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म विथ नरिशमेंट इज कॉल्ड फूड। एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म विथ नरिशमेंट, यानी वो सब्सटेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, नरिशमेंट के लिए, ताकि उसको एनर्जी मिल जाए और वो अपना काम कर सके। फूड में भी एनीथिंग वी ईट और ड्रिंक। फूड ज़रूरी नहीं कि वो सॉलिड हो, लिक्विड भी हो सकता है जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अवर बॉडी टू बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अवर बॉडी, चाहे हम फूड सॉलिड फॉर्म में लें या लिक्विड फॉर्म में लें, हमारी बॉडी अंदर से उस फूड को एब्जॉर्ब करती है लिक्विड फॉर्म में। और सॉलिड जो होता है वो पूरी तरह से वेस्ट आउट होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसी का बॉडी को काम होता है और वो ही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि हमें हर वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। द फूड वी ईट कंटेन्स वेरियस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हर फूड में अलग अलग चीज़ होती है। आपको नॉर्मल चीज़ बताती हूँ मैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में आपको बोलते हैं कि ये चीज़ भी खानी पड़ेगी, वो चीज़ भी खानी पड़ेगी। आपको कितनी बार ऐसा होता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगी, तो भी आपको खिलाते हैं घर में पेरेंट्स। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है। कुछ चीज़ों में विटामिन होते हैं, कुछ चीज़ों में मिनरल्स होते हैं, जैसे कुछ चीज़ों में सिर्फ विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, जो भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। हर चीज़ में सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए आपको हर चीज़ खाने के, हर न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हर एक चीज़ को खाना ज़रूरी होता है जो हमारे घर में खाने योग्य होती है। वेरियस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो हर फूड में एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल यानी ज़रूरी होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। फंक्शंस ऑफ फूड, यहाँ पे दे रखा है कि फूड के फंक्शन क्या है। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड सबसे पहले ग्रो करने में हेल्प करवाता है। सेकेंड, फूड गिव्स अस नेसेसरी एनर्जी टू डू अवर वर्क एंड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। फूड जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अपने पर्टिकुलर वर्क को कर सकें, एंड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है उसको हम कर सकें। ये एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से काम होते हैं। इवन आप पढ़ाई भी करते हो तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आपको फूड से मिलती है। Food gives us the necessary strength in order to keep our body in good health. Food gives us necessary strength. Strength का मतलब है पावर, ताकत। फूड से हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है या मिलता है जो भी, ऑर्डर टू कीप अवर बॉडी इन गुड हेल्थ, ताकि हमारी बॉडी गुड हेल्थ यानी अच्छी हेल्दी ग्रो करे। फूड वेराइटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में फूड की कौन कौन सी वेराइटीज़ है। वेराइटीज़ तो पता ही है आपको हर दिन लंच बॉक्स में वेराइटीज़ चाहिए होती है। आपको एक ही सब्ज़ी 2 दिन खिलाओ, आप नहीं खाओगे। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि वेराइटी इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में हर स्टेट में आप जाते हो ना, साउथ में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, राजस्थान में आ जाओ, हर जगह पे फूड की एक वैरायटी होती है। मतलब वहाँ पर उस टाइप के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अनुसार लोग अपना फूड डिसाइड करते हैं। जहाँ पे जो फूड ज़्यादा उगता है वहाँ पे वो लोग वो ही खाते हैं। जैसे यहाँ वेराइटीज़ बता रही, वेराइटीज़ क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया बहुत बड़ा देश है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी आपने देखा होगा हर टाइप के जो
जैसे इंडिया में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा, एज वेल एज वहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, वहाँ की सॉइल चेंज होगी। आपने देखा होगा किसी आपके आसपास कहीं और आप जाते हो, एमपी में जाते हो, यहाँ से राजस्थान को जैसे ही क्रॉस करते हो बॉर्डर को, एमपी आता है, एमपी मध्य प्रदेश, वहाँ पे देखते हो आपके वहाँ की सॉइल जो होती है वो थोड़ी सी ब्लैकिश होती है, थोड़ी सी काली सी होती है। राजस्थान की जो होती है हमारे स्टेट की सॉइल वो थोड़ी सी ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की होती है। तो वो जो होती है वो उसका सॉइल का टेक्स्चर जो होता है उसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, यानी रेतीली मिट्टी ज़्यादा होती है। एमपी साइड या आगे किसी स्टेट में देखो तो वहाँ पे ब्लैकिश या ऐसी सॉइल होती है जो चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, जिसको क्ले सॉइल, वैसी मिट्टी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी क्लाइमेट यानी मौसम, जलवायु, वो भी चेंज हो जाती है। रेनफॉल, वहाँ का टेम्परेचर भी अलग होता है, वहाँ पे बारिश भी अलग होती है। सो डिफरेंट क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। इसीलिए बोल रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। मीन्स बहुत सारे क्रॉप, वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं जो अलग अलग रीजन में अलग अलग उगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ अलग हो जाती है। टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वाटर अमाउंट, सॉइल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वहाँ पे उस टाइप का क्रॉप ग्रो करवाएंगे। फ्रूट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन स्टेट्स। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन कुक डिफरेंटली। जहाँ पे लोग जैसे रहते हैं वैसा वहाँ खाना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। ये लाइन जो है वो हिंदी में लिखी है, इसलिए थोड़ा सा तिरछे लैटिन वर्ड में लिखा है। मक्की की रोटी जो हमने सुनाई है, सरसों का साग इज़ द कॉमन ट्रेडिशनल फूड ऑफ पंजाब। अब जैसे बोलते हैं ना कि हर एक स्टेट का पर्टिकुलर फूड होता है फेमस, जैसे पंजाब का दे रखा है इसने, हमारे राजस्थान का क्या है? दाल बाटी। पता है हमको, दाल बाटी एंड चूरमा, है ना। तो ये चीज़ क्या है? राजस्थान की फेमस है। यहाँ की फेमस क्या है? पंजाब की सरसों का साग और मक्की की रोटी, ये चीज़ वहाँ की फेमस है। मतलब ये कि जैसे आप साउथ में चले जाओ तो साउथ में फेमस होता है, फेमस मीन्स वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल होता है चावल, राइस। साउथ के लोग राइस और राइस से बनी हुई चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ वीट उग ही नहीं पाता। वीट उगेगा नहीं तो रोटी बनेगी नहीं। तो वहाँ के लोग राइस को प्रीफर करते हैं और साथ में फिश को, क्योंकि वहाँ पर वाटर सोर्सेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी में मछलियाँ या फिशेस भी ज़्यादा इजीली मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू वीट। उसके बाद फूड वेराइटी इन इंडिया, यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है कि हर जगह, हर स्टेट में आप जाते हो तो वेराइटीज़ में वहाँ पे फूड मिलता है। वहाँ जो मिलता है वही हमको खाना पड़ता है। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के सोर्सेज यानी कहाँ से फूड आता है, किन किन चीज़ों से हमें फूड मिलता है। वेयर डू यू गेट राइस फ्रॉम? आपको पता है आपके राइस जो घर में आते हैं वो कहाँ से आते हैं। वॉट अबाउट द मिल्क यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग? जो आप सुबह में दूध पीते हो वो कहाँ से आता है? राइस कहाँ से आता है? तो आप इमेजिन करोगे एक प्लांट से आता है। फिर आप इमेजिन करोगे जो दूध पी रहे हो आप मॉर्निंग में वो कहाँ से आ रहा है? तो वो काउज या बफेलोज से आ रहा है, यानी एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क। वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट वेयर एज मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ। राइस प्लांट से मिलता है, जबकि वेयर एज मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल यानी काऊ। Thus food can be obtained from either plants or animals. Salt and water are obtaining from earth. यहाँ पे बोल रहा है thus food can be obtained from either plant or animal. इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमें हमारा खाना सिर्फ प्लांट से मिल रहा है। हमें हमारा फूड प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। Either plants or animals, salt and water are obtaining from earth. Salt, नमक जो होता है वो अर्थ से मिलता है, वो किसी प्लांट पे नहीं लगता। लेट्स लर्न अबाउट इन डिटेल। अब डिटेल में इसको मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी। तो आप जो भी है इसके नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद इसको आप कंटिन्यू करना, तो आप ये समझ जाओगे। नोट्स बनाओगे, नोट्स कैसे बनाते हैं आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि फर्स्ट टाइम है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आज हम हिंदी मीडियम साइंस की क्लास लेंगे, लेसन फर्स्ट। ओके, लेसन फर्स्ट, भोजन। भोजन कहाँ से आता है? तो भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम दिन में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, भूख लगती है आखिर,
शरीर है अपना, अपने शरीर से हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, दौड़ना, चलना, फिरना, सोना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया। तो इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो ऊर्जा होती है हमें भोजन से प्राप्त होती है। आप भी दिन में कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। जैसे आपके सामने दे रखा है कि आप पूरे दिन में कुछ न कुछ खाते हैं, आपके दोस्त भी कुछ न कुछ खाते हैं, तो हम उसका एक टाइम टेबल बना सकते हैं, एक सारणी बना सकते हैं। जैसा कि सामने दे रखा है कि विद्यार्थी या दोस्त का नाम, आपके कोई दोस्त हैं, उनका नाम आप इधर नोट कर लीजिए, और उसने पूरे दिन में क्या खाया आप भी अपना बना सकते हैं। एक टेबल बना दो, सारणी बना दो, और पूरे दिन में आप क्या खाते हो उसके अंदर नोट करते रहो, ताकि अपन को पता चले है कि हमने क्या खाया है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाएं। तो ये सारणी देखो, आप इधर किसी भी अपने दोस्त का नाम लिख लो, पूरे दिन उसने क्या खाया, ये खाद्य पदार्थों के नाम। खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ें, हमने जो भी दिन भर में खाया ना, उन खाने की चीज़ों को खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ दे रखे हैं आपने यहाँ पे, इडली डोसा है, मछली फ्राई है, दाल है, सारी चीज़ें। अब देखो आप ऊपर की ओर, हम केवल कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे चावल, हम चावल ओनली कच्चे नहीं खाते, हम उसको पका कर खाते हैं। अब जैसे कोई बर्तन ले लिया, उसके अंदर आपने चावल को डाल दिया, पानी डाला, नमक डाला, चावल पक जाते हैं और हम उसको खा लेते हैं। तो चावल के अंदर कुछ चीज़ें और मिली, ये संघटक है, ठीक है ना। जैसे हम कच्चा चावल का उपयोग नहीं करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी उबालते, इससे करने के बाद में उसमें 2 संघटक हो जाएंगे, पानी भी हो गया, चावल भी हो गया। ये 2 संघटक की आवश्यकता होती, तब जाके वह चावल पक्का हो जाता है। दूसरी ओर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती, जैसे सब्जियाँ। मैं कहूँगा भिंडी की सब्जी, आप ओनली भिंडी ही खाते क्या? नहीं खाते ना, तो हम उसके अंदर कुछ और संघटक यानी कि कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। जैसे आप देखते हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होती। ओनली सब्जी से काम नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी मसाले, तेल मिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल के द्वारा हम जानकारी लेंगे कि हमने जो खाद्य सामग्री ली खाई है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिक्स थी। तो एक टेबल बन गया, इधर खाद्य पदार्थ के नाम लिख लिए, आपने कच्ची सामग्री लिख ली। खाद्य पदार्थ जैसे आप रोटी चपाती डेली यूज़ है, दोनों टाइम खाते, कभी कभी 3 टाइम खाते, भूख लगती है, रोटी चपाती। अब इसके अंदर कच्ची सामग्री कौन कौन सी? अब रोटी थी, रोटी के अंदर क्या था, हमने आटा और जल मिलाया, आटा जल नमक डालते हैं ना, फिर आटा गोद के फिर हम रोटी बनाते हैं। या ओनली आटा का काम होता है? नहीं होता है, तो ये संघटक है। अब रोटी बनाने के लिए हमें आटे और जल की ये कच्ची सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट जैसे दाल, अब दाल खा रहे हो, अब दाल में कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती? कच्ची दाल होती है, जल होता है, नमक होता है, तेल घी होता है, या मसाले होते हैं, तभी जाके पूरा दाल बनता है, और फिर हम उसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसको जूम कर लेता हूं मैं आपके। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, जो खाने की चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? स्रोत का मतलब हम किस से प्राप्त करते हैं। खाद्य सामग्री हम पादपों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। अब जैसे पादप का मतलब पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों से कौन कौन सी खाद्य सामग्री हम प्राप्त करते हैं? जैसे हम फल, अनाज, सब्जियां, ये सभी हम पादप यानी कि पौधों से प्राप्त करते हैं। अब जंतु से हम कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त करते हैं? दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि उन स्रोतों से हमें यह मिलता है। इसमें से भी अपन एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे आपके सामने एक खेत दे रखा है, धान का खेत, ये एक सारी खेती हो रही है ना, सारे धान उगे हुए। किससे मिल रहे हमें धान?
खेतों से। ये गेहूँ है, गेहूँ किससे मिले? खेतों यानी कि पौधों से मिले, ये स्रोत है। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अब पौधों से हमें मिल गया, अनाज मिल गया, धान मिल गया, गेहूँ मिल गया, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से मिल गई। जंतु से क्या क्या मिला? दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि जंतु से मिल गई। यानी कि खाद्य पदार्थों के स्रोत दो प्रकार के हैं, पौधे और जंतु। पौधों से अनाज, फल, सब्जियां आदि, जंतु से दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। जैसे यहाँ देख सकते हो पादप स्रोत ये सारे फल्स वगैरह है, जंतु स्रोत ये अंडा वगैरह है। एक टेबल आपके सामने है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, कच्ची सामग्री और स्रोत, ये तीन प्रकार के अपन ने टेबल बना दिया लाइन से। अब कौन सी चीज़ है खाने की, कच्ची सामग्री कौन सी है जिससे वह बनी है, और स्रोत किससे प्राप्त हुआ है? इडली कच्ची सामग्री क्या है? चावल से बनता है, चावल से ही बनता है ना। और चावल किससे प्राप्त हुआ है? पौधों से, तो ये स्रोत है। इडली जो है वो कच्ची सामग्री चावल से बनी हुई है और वह हमें पौधों से प्राप्त होती है। अच्छा, इडली के अंदर पहले देखो कौन कौन सी चीज़ें, चावल भी है, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सभी मिलकर इडली खाद्य पदार्थ बन रहा है। और ये खाद्य पदार्थ कि स्रोत क्या है? जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, ये स्रोत है पौधे। नमक का कोई स्रोत नहीं है, नमक का कोई स्रोत नहीं है। नमक हमें समुद्र, खारे पानी से मिलता है। जल का स्रोत, जल में नदी, तालाब, कुएं आदि से मिलता है। चिकन कड़ी, अब चिकन कड़ी के किससे बनती है? चिकन मसाला, तेल, घी, जल आदि से चिकन बनता है। अब ये चिकन स्रोत क्या है? पौधा या जंतु? क्या दे रखा है? जंतु। तो चिकन हमें जंतु, मुर्गे से प्राप्त होता है ना। मसाला, उसका कोई स्रोत नहीं है, बहुत सारे मसाले होते हैं, हो सकते हैं कोई पादपों से भी प्राप्त हुआ हो। तेल, घी हमें पौधों और जंतु दोनों से मिलता है। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, ये पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, है ना। और कुछ तेल जैसे मछली का तेल है वगैरह, तो ये जंतु से भी प्राप्त हो सकता है। जल का कोई स्रोत नहीं है। अब देखो आगे, खीर, आपके घर में कभी कभी पकवान बना, खीर पूड़ी वगैरह बनती है ना, तो आप देखो खीर के अंदर क्या क्या होता है? दूध, चावल, चीनी, अदर चीज़ें बहुत सारी होती है, काजू बादाम, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपन नॉर्मल पढ़ते हैं दूध, चावल और चीनी, ये कच्ची सामग्री, इनसे हमें खीर प्राप्त होती है, खीर बनती है। अब दूध किससे मिलेगा? जंतु से। चावल किससे मिलेगा? पौधे से। चीनी अपने आप जैसे गन्ने से बनती है। तो इस प्रकार हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टेबल बनाकर कि आप भी घर पे ट्राई कीजिए। कोई चीज़ लिख लो आप, खाद्य पदार्थ क्या खाया था, वह किस किस से बना है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शॉर्ट धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़े हैं तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं वो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।